2007 में आपने संजय कौल का इनकाउंटर किया था, वो क्या स्टोरी थी और कौन था वो? लोडेड पिस्टल रखा हुआ मैंने पहला इंसान देखा अपनी लाइफ में। जब वो फायर कर दिया मेरे ऊपर, फायर करके भागा, तो जो मुझे गोली लगी निकल के एक पीछे बंदा खड़ा था उसको लगी, वो भी वहीं गिर गया। तो एक तो बहुत सारी पब्लिक का प्रेशर, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर भी तो होता होगा। तो कैसे ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं यहाँ पे? हम आपकी शादी कैसे होती है जब हम काबिल हो जाते हैं, यही ना? हाँ, बिल्कुल सही है। उनके लिए डोलना कहते हैं, मतलब चोरी करने चले गए तो काबिल हो गए, तब तुम्हारी शादी होगी। अच्छा। एक आदमी ने बताया कि साहब ये लोग एक भवाल माता हैं, उनकी कसम खाते हैं, उन्हीं पे विश्वास करते हैं, उन्हीं की कसम खा के डकैती डालने जाते हैं, उन्हीं की कसम खा के ये तेल में भी उंगली डालते हैं, बलि देते हैं, और पकड़े जाने पे आधा पैसा पहले ही ये मंदिर के नाम कर देते हैं। तो उस गांव में 40 मंदिर डकैती के पैसे से बने थे, आप इमेजिन करोगे? 40 मंदिर। इतना रिश्ता बन गया कि उसने फोन करते हुए रोते हुए कहा भैया मैं मर जाऊंगी, बहुत मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने डॉक्टर से समझा तो उसे एबॉर्शन की दवा दे दी थी उस बंदे ने। बात करने वाले हैं आज फिर से इस पॉडकास्ट में, हमारे साथ हैं पिछले 24 सालों में जॉब करते हुए लगभग 26 एनकाउंटर्स अयोध्या के डीएसपी श्री अनिरुद्ध सिंह साहब, और ये रियल लाइफ सिंघम कहे जाते हैं। और बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया है आपने, और समाज में तो समाज सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पुलिसिंग। तो सर कैसा है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कैसा चल रहा है अभी? अयोध्या से शुरू करें कि पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पे है, या फिर आप अपने बचपन से शुरू करिए, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से शुरू करिए? देखिए, एक कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करते हैं जी, तो उस सीक्वेंस में चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। जी जी जी। तो बचपन से ही बताता हूँ जी। जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे यहाँ दस्यू, मतलब समझ रहे हैं ना, डकैट्स अच्छा का एरिया था। तो वहाँ पे एक डिप्टी एसपी आए आनंददेव तिवारी, उन्होंने बहुत सारे डाकुओं को गन डाउन किया। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था, मुझे लगता था कि मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए। और इस तरीके से समाज का बहुत सारे काम तो करते ही हैं समाज के, लेकिन डकैती एक ऐसा बुंदेलखंड के लिए दंश है कि अगर आप कहीं भी जाइए, आप बताओगे आप बुंदेलखंड के हो, तो एक बुंदेलखंडी भाषा, दूसरा कहेंगे अच्छा यार तुम्हारे यहाँ तो डकैत हैं। वो बड़ा सा एक मतलब चुपता सा था कि ऐसा कॉमन मैन के लिए भी बहुत समस्या है। मैंने उनका काम देखा तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि मुझे पुलिस अफसर बन के ये काम करना है। और एक बहुत मज़ेदार आपको इंसिडेंट बताऊं कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो मैं वो जॉब को छोड़ के वापस बहुत सोचा मैंने, यार बोर तो होंगे, 50 साल बाद हो सकता है ना हो, एक लिमिट के बाद हम रिटायर भी हो जाएंगे, तो हमें वो मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस में रोज क्राइम क्रिमिनल से हमारी वॉर है, तो हम रोज लोगों की हेल्प कर सकते हैं और रोज लोगों को जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट तुरंत न्याय वो हम दे सकते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसको छोड़ के पुलिस की जॉब को चुना। जब ये आपने सोचा होगा उस समय तो आपकी एज बहुत यंग रही होगी। हाँ जी। उस समय इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा होगा। नहीं, कोई एक्सपीरियंस। अब इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद, 24 साल बीतने के बाद, अब क्या फील होता है? आपने सही किया या वो करना चाहिए था? नहीं, देखिए, बहुत इतना मिक्स और अनुभव कहते हैं ना कि अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। मिक्स अनुभव, जैसे बहुत सारे हमने एनकाउंटर्स में एक्सचेंज ऑफ फायर में क्रिमिनल्स मारे गए, बहुत सारे क्रिमिनल डर के सरेंडर कर गए या लोग अपराध छोड़ दिए। उसका अनुभव से मुझे इसका दूसरा ये मिला कि बहुत सारे लोगों को आप चेंज करके भी, मतलब एक जो कहते हैं ना कि विचार से भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा भी मैंने किया। मैंने नक्सलिज्म में बहुत सारे नक्सलियों को सरेंडर कराया, जाके देखा मैं कितनी गरीबी में है, उनकी पत्नी बच्चे, कपड़े नहीं है तन पे और लेबर का काम कर रही हैं। उसमें भी ठेकेदार उस समय 100 रुपये मजदूरी होती थी, 50 ही रुपए देता था कि लेना हो तो ले, नहीं भाग जा। अच्छा। अब उसका पति नक्सलाइट, उसे कोई हेल्प करने वाला नहीं, उसे बच्चों को खिलाना है तो वो 50 रुपए ही लेना। इसी तरह मैंने बदायूं में देखा कि पूरे 2 गांव डकैती डाल रहे हैं, सारी औरतें दारू बना रही हैं, मार हो रही है। तो कैसे विचार से भी एक क्रांति लाई जा सकती, परिवर्तन किया जा सकता है, ये मैंने अनुभव से सीखा कि जो मुठभेड़ में मरते हैं वो अलग विषय है, और हम एक बड़े पैमाने पे सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, वो विचारों के माध्यम से ला सकते हैं। वो मैंने करके दिखाया, तो मेरे लिए दोनों मिक्स अनुभव रहा, बड़ा अच्छा रहा। तो जब आप समाज सेवा करते हैं साथ साथ पुलिसिंग, ये मतलब दोनों, अगर दोनों को कहें तो कह लीजिए कि जैसे आपने सपोज करिए कि किसी एरिया में है और आपने बोला कि महिलाएं दारू भी बना रही हैं और डकैती भी हो रही है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक आत्मीय संबंध भी लोगों से बन जाते होंगे। फिर धीरे से पता चलता होगा कि इसी के फैमिली में से कोई है जो ऐसा कर रहा है, और फिर वहाँ पर उनको पकड़ना या उनको सुधारना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंडसेट में कैसे आता है और कैसे इसको कंट्रोल करते हैं? बहुत मजेदार स्टोरी है जो आपने छेड़ी। हाँ। पहले मैं कहूँ, अगर मेरी जगह कोई दूसरा किया होता तो अभी तक उसको पद्मश्री मिल गया होता कम से कम, इतना बड़ा काम था वो। जी।
हुआ क्या कि जब मैं बदायूं पोस्ट हुआ तो एक पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया कि महिलाएं दारू बेच रही हैं और एक अंधा दारू बेच रहा है। तो एक्चुअली ईस्टर्न यूपी में ऐसा होता नहीं है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। हम कहा अच्छा ऐसा है। तो मैंने थाना प्रभारी को कह के उनको रियली में बेच रहे थे, पकड़वाया, अरेस्ट करवाया, जेल भिजवाया। फिर बेल पे आ गए। फिर वही सेम कुछ दिनों बाद फिर पत्रकार फ़ोन किया मुझे कि सर फिर दारू बिक रही है। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसा कल्चर है यहाँ के, औरत दारू बेच रही है, अंधे दारू बेच रहे हैं। मैं उस गांव में गया तो जैसे ही मैं उस गांव में एंटर किया, आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ एक माइक लगा हुआ था सेंट्रल हाइट पे। अच्छा। माइक में कुछ अलग भाषा में बोला गया। पूरा गांव गायब नदी के किनारे, सिर्फ कुछ विडोज रह गई और बच्चे रह गए। अच्छा। तो कुछ बुढ़ी औरतों से मैंने बात किया तो जैसे होता ना कि क्रिमिनल्स की माँ भी उसी तरीके की हार्ड एंड टफ हो जाती है। वो एकदम पुलिस के प्रति दुराग्रह और अपनी वो सोच वही लेके रहते हैं। तो मैं उनसे बात किया तो मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं ये सामाजिक विस्थापन है। जैसे उनकी मैं हिस्ट्री समझा, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो आप, कब से यहाँ हो। तो एक दादी मतलब समझदार थी और एक अंधा बुजुर्ग व्यक्ति था। वो बताया कि हमारे लोग तो 1800 करीब 87-88 के आसपास ब्रिटिश भारत में नागौर राजस्थान से माइग्रेट होके आए और जंगली जमीन पे बस गए, सरकारी की जमीन जैसे कहते हैं ना, नजरूल या आबादी। कोई धंधा रोजगार था नहीं। तो क्या किया उन्होंने, चोरी डकैती शुरू कर दिया। अच्छा। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं 15 दिन रोज जाता था, सारे भाग जाते थे और वो बच्चे या वही मिलते थे। और वैसा ही अनाउंसमेंट ऐसे ही सेम। तो हमारे साथ के भी कहते थे कांस्टेबल कि क्या सर पत्थर से सर लड़ाने आते हैं, क्या मिलता है इनको यहाँ। लेकिन मेरा पास्ट का अनुभव था नक्सलाइट पे परिवर्तन का, तो मुझे लगता था कि हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने कोशिश किया। फिर धीरे धीरे 2-4 करके लोग जुड़ने लगे, बैठने लगे, बात करने लगे। तो जैसे कभी कभार कुछ इंसिडेंट होता है, मैंने कहा कि अच्छा उज्ज्वला योजना और ये सब तुम्हें सरकार के उसके लाभ मिल रहे हैं। तो कहे कि एक बुड्ढी बोली कि हमने तो आधार कार्ड भी नहीं बनवाया, बनवाएंगे तो तुम लोग पकड़ लोगे आधार कार्ड से। तो मतलब कोई उससे समझाया होगा ना कि आधार कार्ड से पुलिस हाँ पकड़ लेगी। तो मैं उसकी बात उस दिन तो सुन लिया। हम कहा अम्मा आधार कार्ड से नहीं पकड़ते, पुलिस बहुत आगे पहुंच गई है। तो फिर इसी तरह हम ट्राई करते रहे, धीरे धीरे लोगों को जोड़ते रहे। एक महिला का मैंने दर्द सुना, जैसे वो कही कि साहब हमारे घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सारे लोग नदी किनारे भाग गए। मैं क्यों भागूं, मैं तो करती नहीं हूँ। तो सब लोग कहे नहीं तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। तो मैं भी भाग गई। तो मैं गरीब औरत हूँ, 25,000 मेरे पास थे, तो मैंने झोपड़े के उसमें छुपा दिए थे। लौट के आई तो नहीं मिले। मतलब उसके लिए तो बहुत है। तो जैसे कि अनुभव बहुत उस तरीके का हुआ मुझे। तो फिर मैंने एक चीज महसूस किया कि जितनी सारी रुकती थी वो भागती नहीं थी, वो सिर्फ विडोज थी। अच्छा। विडोज थी। एक उसमें थोड़ी पढ़ी लिखी थी, सिलाई का काम करती थी। मैंने उसे बिठा के पूछा, तुमके तुम भी किसी की बहन हो, मेरी भी बहन जैसी ही हो, बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि जितनी ये विडोज हैं ये बंगाल बिहार में डकैती डालते पकड़ लिए, जनता ने पीट दिए, मर गए डकैत, ये उनकी पत्नियां हैं, बेवाएं हैं। अच्छा। अब वो दारू पेट चलाने के लिए ये काम कर रही हैं। तो मुझे समझ में आया कि इन्हें निकालना है तो इन्हें कुछ हमें काम दूसरा देना होगा। तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ, तो पुलिस अफसर हूँ। इसके लिए हमने योजना बनाई, धीरे धीरे उनके साथ संवाद किया, बैठने लगे। तो हमारे दोस्तों ने कलेक्शन किया बहुत सारा, 10 लाख के आसपास पैसा। फिर उन महिलाओं को हमने सिलाई मशीन दिया, सिखाया प्रॉपर। अच्छा। और कपड़ा भी दिया कि ताकि ये उस समय लॉकडाउन का खत्म हुआ था समय, कि इनके हॉस्पिटल में गाउन और मास्क बना के बेच सकें। इनकी एक रोजगार उनका स्टार्ट कराया। अब उनकी बच्चियां थी, उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी थी पढ़ने की। जैसे कहते हैं ना कि सब कोई चेंज होना चाहता है, बिल्कुल चाहता है। उनकी शादी कैसे होती है, तुम इतना मजेदार आप सुनोगे, शादी कैसे होती है, हम आपकी शादी कैसे होती है जब हम काबिल हो जाते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। उनके लिए डोलना कहते हैं, मतलब चोरी करने चले गए तो काबिल हो गए, तब तुम्हारी शादी होगी। अच्छा। तो मैंने कहा तुम कितना किवदंती में जी रहे हो। और जब विश्वास जगने लगा तो धीरे से मुझे एक आदमी ने बताया कि साहब ये लोग एक भोल माता हैं, उनकी कसम खाते हैं, उन्हीं पे विश्वास करते हैं, उन्हीं की कसम खा के डकैती डालने जाते हैं, उन्हीं की कसम खा के ये तेल में भी उंगली डालते हैं, बलि देते हैं, और पकड़े जाने पे आधा पैसा पहले ही ये मंदिर के नाम कर देते हैं। तो उस गांव में 40 मंदिर डकैती के पैसे से बने थे। आप इमेजिन करोगे, 40 मंदिर। मैंने कहा अगर एक तुम प्राइवेट स्कूल बना लिए होते, एक टीचर को फीस दिए होते, तो तुम्हारे आधे गांव के बच्चे आज नौकरी कर रहे होते, काबिल बन गए होते। लेकिन होता है क्या है ना कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उसको रास्ता यही दिखाएगा ना कि यही सही है, तो फिर उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं कोई। तो मैंने उनका पूरा हिस्ट्री जुटाया। इतना इंटरेस्टिंग है, उन्होंने 98 में थाने में चोरी करा ली। आप सोचो, उन लोगों ने थाने में ही चोरी करा ली। पूरी मूवी मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने गया थाने में, हमने क्या चुराया था इन्होंने थाने में।
तो पता चला कि वो रजिस्टर जिसमें इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री लिखी जाती थी। अच्छा। 250 औरतों के ऊपर उस समय तक क्राइम केस थे, दारू बेचने के उसके और डकैती के। हाँ। तो फिर मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने एक रजिस्टर रखवाया, प्रॉपर सबके फोटो, सबके फ़ोन नंबर। इतना बड़ा परिवर्तन कि किसी को भट्टे पे लगा दिया मैंने, किसी को ई रिक्शा दिलाया, किसी को भैंस, किसी को बकरी लोन कराया, इवन उस गांव के कुछ बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड तक लगवा दिया। ठीक, जो डकैत थे वो भी आने को तैयार थे, लेकिन फिर मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया। जैसे होता है ना कि जेलस भी हो जाते हैं लोग, वो समझ सकते हैं आप। बिल्कुल सही। तो मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से 2.5 महीने में। अच्छा। मैं फेस नहीं कर सकता था, मैं जान रहा था सुबह आएंगे मेरे घर सब, तो मैं रात में ही निकल गया उस जगह के लिए। मैंने कहा सामान तुम कल ले आना, मैं निकल जाता हूँ। तो वो लोग सारे 2-2.5 हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉली से भर के वहां पहुंच गए, एकदम रो रहे हैं मेरे घर के बाहर। मतलब जैसे कि एक रिश्ता बन जाता है। उस रिश्ते की अहमियत ये बताऊं कि एक लेडी के साथ एक अवैध संबंध किसी से बन गए, ठीक, तो इतना रिश्ता बन गया कि उसने फोन करते हुए रोते हुए कहा कि भैया मैं मर जाऊंगी, बहुत मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने डॉक्टर से समझा, तो उसे एबॉर्शन की दवा दे दी थी उस बंदे ने। तो इतना विश्वास था उसे कि जो पुरुष को नहीं बता सकती वो समस्या उसने एक पुरुष पुलिस अधिकारी को बताई। मैंने उसका इलाज कराया, ध्यान दिया, तो किसी को फिर मतलब इतना मैंने उनको काम पे लगा दिया कि वो सारे लोग एक दिन दारू के निकाल के फेंक दिए, जमीन में गाड़ के रखते थे दारू, दीवारों में रखते थे। तो पुलिस जाती थी, बल्लम मार के चेक करती थी घर में, पूरा आंगन खोद डालती थी कहाँ है। तो उस दिन उन्होंने सारे बर्तन निकाल के वो फेंक दिए। फिर हमने सबको, रोज जाता था, मीटिंग करता था, इकट्ठा करता था, उनको खेल ग्राउंड बनाया, उनका बारात घर बनाया, और क्या कहते हैं, एक मंदिर था जिसको इतना बढ़िया कम्युनिटी हॉल टाइप का डेवलप कर दिया कि सब बैठ के वहीं बैठक करेंगे। अच्छा। बैठक होती थी, और एक बार सबको कसम दिलाई कि भोल माता की कसम खाओ, दारू नहीं बनाएंगे। वो उसी कसम से उनको, वो था ना जैसे कि हम आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं ना, ऐसे ही उनके लिए अच्छा। शपथ लेके उन्होंने छोड़ दिया। आज भी कनेक्शन है। वो लोग इतना अच्छा लहंगा बनाते हैं, राजस्थानी है। अच्छा। मैं उनका वेबसाइट बनवाया, उनका मैं फेसबुक पेज बनवाया कि जिसको खरीदना हो कपड़ा दे के उनका स्टार्ट कराया, स्टार्टअप जैसे कहते हैं। अब मेरे चलने आने के बाद दूसरा होता है ना, कोई उस तरह से इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो नहीं लेता है, कुछ चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। जैसे वो डकैत आना चाहते थे, लेकिन मैं आज भी सुनता हूँ वो डकैत नहीं सुधरे हैं। कहीं ना कहीं बंगाल बिहार में आज भी पकड़े जा रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। जब तक मैं रहा तब तक बंद रहा, क्योंकि मैंने सबका रजिस्टर बना दिया था। कोई भी छोड़ेगा गाँव मुझे बताएगा, और मुझे पता चला गया कहीं, मैं वीडियो कॉल पे देखूंगा। अगर वो नहीं हुआ उस जगह तो फिर खैर नहीं। तो उसको मैंने उनको ऐसे बांध के रखा कि वो लाइन पे आ गए थे, चलने लगे थे। जो फरार थे डायरेक्ट डकैत, वो भी सरेंडर होने वाले थे। और इस पॉइंट की शुरुआत मुझे कैसे हुई कि 20 डकैत बंगाल की दमदम जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उन सबको, गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि ये बताओ, क्या तुम्हारे पास आधार कार्ड कब से बन रहा है? तो उसमें समझदार प्रधान जी थे, उन्होंने बताया कि ये इतने साल से बन रहा है। उनके वो जेल कब है पता है? 20 साल पहले। तब तो आधार कार्ड भी नहीं था। जीवन का आधार ही आधार कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है, तुम किसी योजना का लाभ नहीं ले रहे हो, डर के मारे भागे हो। तब उन्हें समझ आया। फिर डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके उसी गांव में आधार कार्ड बनवाने की मशीन लगाई, सबके आधार कार्ड बनवाए। इस तरीके से एक इतना बड़ा चेंज हम लाए। तो ऐसा मतलब एक होता है समाज सेवी जिसको पता है कि मुझे पूरे साल, पूरे महीने, पूरे जीवन काल इसी एरिया में बिताना है। तो वो समाज सेवी का काम एक तरह से कैसे, देखिए आसान तो किसी समाज सेवी का काम नहीं है, वो तो कठिन है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उसको पता है कि मुझे यहाँ से कहीं जाना नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता। हो सकता है आज आप इस शहर में बैठे हुए, हो सकता है कल सुबह आप कहीं और हों। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ऐसे में कभी एकदम फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, यार नहीं छोड़ो अब ये नहीं करना है, फिर अब चलते हैं, नया जीवन शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट ट्रांसफर में हुआ था, उसके बाद लगता है कि हर जगह कहीं ना कहीं जरूरत है, किसी ना किसी रूप में जरूरत है। उसमें मैंने एक लाइन भी लिखी है, मतलब ये नौकरी का सफर अयावर का सफर है, मतलब जिंदगी अयावर का मतलब आज यहाँ तो कल कहीं और है बसर। क्या बात है। तो जो जगह नई जैसी जगह मिली, हम वैसा काम पकड़ लिए। नक्सल में थे, नक्सल पे फील्ड के क्राइम में थे तो फील्ड के क्राइम में, ट्राइबल्स क्राइम में पहुंचे तो उनको उनके क्राइम में। मूवीज में जाने का इंटरेस्ट कैसे आ गया? मतलब किसने पहली बार सोचा कि यू आर इन द फ्रेम, आप हो सकते हैं फ्रेम में हीरो? वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली बनारस में जो कोऑर्डिनेट करते हैं फिल्म की शूटिंग, तो एक गन्स ऑफ बनारस विनोद खन्ना साहब की लास्ट फिल्म है, उसकी शूटिंग चल रही थी मेरे ही एरिया में। अच्छा। तो होता क्या ना, भीड़ देखने ज्यादा आ जाती है। अब उसके लिए पर्दा लगा तो सकते नहीं आप, जो आज आप सीजी बोलते हो। तो भीड़ अगर देखेगी तो 90s की फिल्म की जैसा लगेगा कि गाना शूट हो रहा है तो पीछे भीड़ पूरी खड़ी देख रही है। अब जनता वो समझती है, तो
उसका कंटिन्यूटी में वो चीज़ कहीं नहीं आए कि लगे कि लोग देख रहे हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो मैंने चौकी इंचार्ज को भेजा, वो चौकी इंचार्ज से हटी नहीं भीड़। तो उन्होंने कहा कि भैया जब तक आप नहीं आएंगे तो ये भीड़ नहीं हटेगी। तो उनका जो सेटअप था रोड की तरफ ही था। बस अड्डे का सीन था कि एक लुक्खा टाइप का लड़का बस स्टॉप पे लड़की पढ़ने जा रही है, उसको छेड़ता रहता है, पीछे से कमेंट मारता रहता है, वो उनका ऐसे करके सीन था। तो मेरी गाड़ी रुकती है, मैं उतर के आता हूँ तो माशाल्लाह कुछ ऊपर वाले की देन है, हाइट अच्छी, यूनिफॉर्म थोड़ा अच्छी लगती है, चश्मा वश्मा लगा के, सीजन भी वही था धूप का। मैं आया तो वो डायरेक्टर को जैसे कहते हैं ना फर्स्ट लुक जो शब्द होता है वो बैठ गया। वो अगले दिन मेरे पास आए कि हम आपसे छोटा सा कैरेक्टर कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ बॉस से, परमिशन लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। तो फिर वो लोग आए मेरे पास, फिर मैंने बॉस से किया, फिर स्टार्ट किया। तो उसका जो पहला सीन था वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही था मेरे, ठीक। तो पुलिस स्टेशन के अंदर था और उस दिन इतनी भयंकर बारिश हुई, आपको बताऊं, बहुत भयंकर, 2 या 3 घंटे कंटिन्यूस बारिश होती रही। विनोद खन्ना सर के साथ सीन था वो। तो होता है ना कि हमारा एक पुलिस का ऑरा, एक हमारी एक जवान है, हमें एक लोगों को डील करने का एक अंदाज है। बिल्कुल सही है। तो दीवान जी हमारे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लोग हट नहीं रहे थे विनोद सर को देखने के लिए। तो मैंने एक अपने रौद्र रूप में उनको वहीं से बैठे बैठे शूटिंग प्लेस से, जहाँ मैं मेरी जगह थी, जहाँ से मैं अपना कैरेक्टर कर रहा था, दहाड़ा और उतर के नीचे आया। तो डायरेक्टर के कान में विनोद खन्ना सर बोले कि यार तुम्हारा ये कैरेक्टर तो पुलिस, रियल पुलिस वाले जैसा बिहेव कर रहा है। तो फिर उन्होंने बुला के मिलवाया कि नहीं सर ये रियल इंस्पेक्टर हैं। तो वो कहे कि यार क्या डैशिंग पर्सनालिटी है। फिर उनसे मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही, दुर्भाग्य से वो नहीं रहे। तो वहाँ से वो जर्नी चल निकली कि एक क्राउड कंट्रोल करने गए थे और उस फिल्म का एक छोटा सा पार्ट बन गए। आपने शायद अपना पहला एनकाउंटर किया था 2004 में। हाँ जी। मुख्तार अंसारी के शूटर का। तो कैसा, मतलब कैसा होता है माइंडसेट उस समय, कैसा होता है और उसके बाद कैसा होता है? देखिए वो मेरा पहला अनुभव था। और पहले तो एक बहुत आपको क्लियर एक कॉन्सेप्ट बता दूं, लोग कोई नहीं बताए हैं आपको आज तक। अच्छा। 99% पब्लिक इनकाउंटर समझती नहीं है। अच्छा। देखिए इनकाउंटर सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट है काउंटर। ठीक, जैसे हम आप हैं, ठीक है, मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं आपको क्यों गोली मार दूंगा? मेरा तो काम है पकड़ना और कोर्ट में प्रस्तुत करना। हाँ। लेकिन जब एग्रेशन में क्रिमिनल काउंटर करता है तो मैं उसको सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर अटैक देता हूँ। अच्छा। उस काउंटर के डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर अटैक देता हूँ। वो लोग आम बोलचाल में उसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं। वो पिक्चरों में वैसा रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, वो पिक्चर का अलग विषय है, फिर भी लोगों में आम परसेप्शन जो नहीं जानते हैं। तो पहले आपको ये बताऊं, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक क्रिमिनल है, वो बस अड्डे पे खड़ा है, आप उसको पकड़ लीजिए, जल्दी से पहुंचिए। मैं खाना ही खा रहा था, रात 12 बज रहा था, मैं ऐसे ही टी शर्ट में और जैसे कहते हैं जीन्स में पिस्टल लिया और पहुंच गया बाइक उठा के। तब तक उसकी फिर कॉल आ गई, वो सर्विलेंस में था। तो बताया कि मुझे कोई, देखो इस जगह पे क्या ऐसा बंदा है, मुझे लगा हाँ है। मैंने उसको पकड़ लिया। देखो फर्स्ट क्रिमिनल के साथ, मतलब इतने हार्डकोर क्रिमिनल के साथ मेरा मुकाबला होने जा रहा है, ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। ठीक। और ऊपर वाले के उससे मतलब साहस की कोई कमी है नहीं। तो मैंने उसको पकड़ लिया, जैसे कहते हैं ना फिल्मी अंदाज में, एक हाथ उसका जिससे वो फोन लिया था वही हाथ से मैं कॉलर के उसको मैं पकड़ा हूँ, और एक हाथ से उसका फोन छीनने के प्रयास कर रहा हूँ, दे नहीं रहा है। हमारी उसकी धक्का मुक्की हुई, एक बार दोनों नीचे गिर गए, भीड़ इकट्ठा होकर देखने लगी। बगल में पुलिस चौकी है, मैंने कहा मैं पुलिस वाला हूँ, जल्दी से बुला लाओ, ये क्रिमिनल है, पुलिस को बुला लाओ। ये मेरा शब्द मुंह से निकला और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा। आपको एक चीज बताऊं, पिस्टल और रिवॉल्वर में जो डिफरेंस है, पिस्टल कॉक होने के बाद सेफ नहीं हो सकती, सेफ्टी पॉइंट नहीं हो सकता उसका, अगर ट्रैगर दब गया तो चल जाएगी। रिवॉल्वर में आप लोड करने के बाद सेफ्टी से रोक सकते हैं। और उस बंदे ने इस झटके में 10 सेकंड में अपना हाथ छुड़ाया और निकाल के पिस्टल मुझे पेट में सटा के फायर कर दिया। अच्छा। लोडेड पिस्टल रखा हुआ मैंने पहला इंसान देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतना हार्डकोर, इतना बड़ा इनामी क्रिमिनल है। मैं तो उसे अपने उसी नजरिए से कर रहा था कि मुझे तो इसको अरेस्ट करना है, हर हाल में करना है। जब वो फायर कर दिया मेरे ऊपर, फायर करके भागा, तो जो मुझे गोली लगी निकल के एक पीछे बंदा खड़ा था उसको लगी, वो भी वहीं गिर गया। और जब वो भागा तो हमने हाथ रखा अपने पेट के ऊपर, तो ब्लड था, और मैं उसके पीछे भागा। फिर हमारी उसकी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ काफ़ी 1 किलोमीटर तक।
और हमने उसे उस फायरिंग में उसे मार गिराया। एक पब्लिक को और उसकी गोली लगी, फिर उन दोनों का हमने इलाज कराया। तो जैसे कि हमने सिर्फ फिल्म में सुना था कि विलेन मर गया, हीरो बच गया, वो ऐसा उस दिन था कि वो दोनों बंदे भी बच गए। उसमें बंदा तो एक इतना इंटरेस्टिंग था, वो मेरे साथ ही उसका मैंने इलाज कराया। कह रहा था कि मैं अपने चाचा से मेरी पूरे जीवन कभी नहीं बनी, और चाचा की अस्थियां विसर्जन कराने आया था, चाचा ने मेरी अस्थि विसर्जन करा दी थी यार। वो नॉन स्टॉप चाचा को गाली दे रहा था। हमने कहा ऐसा नहीं है, कुछ बुरे में अच्छा भी होता है। लेकिन ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि पब्लिक भी देख रही है। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा एनकाउंटर्स हम लोग मूवीज में देखते हैं जहाँ पब्लिक का नामो निशान नहीं होता है, या ऐसा होता है कि साइड में ले जाके कहीं हुआ। 2 पब्लिक में उसमें गोली लगी थी, 2 पब्लिक को, दोनों का मैंने इलाज कराया। गोली लगने के बाद पीछे भागना 1 किलोमीटर तक, ये भी बड़ा मतलब इतनी हिम्मत, पहली बार गोली भी तो पहली बार ही लग रही है, तो हाँ इतनी हिम्मत आई कहाँ से, और अब कैसा फील होता है कि देखिए उसके बाद एक अनुभव मिला ना। हाँ। अगर मैं उस रात मर जाता तो पुलिस उल्टा शस्त्र कर देती और कहानी खत्म। तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, फिर मैंने उसका अपने बेटे का नाम भी बड़े भैया ने सजेस्ट किया कि तुम्हारी मृत्यु को इसने जीता, इसका नाम मृत्युंजय रखो। अच्छा, मृत्युंजय रखा तो हमारी लाइफ, हमारी फैमिली की ही लाइफ बदल जाती है ना। लेकिन वहाँ से सीखा मैंने कि सारी चीज़ें प्रॉपर क्या कहते हैं तैयारी के साथ करनी है, क्योंकि हम पुलिस अफसर हैं, हम ट्रेंड है ना। हम क्रिमिनल से लड़ने आए, मरने नहीं आए हैं, मारने आए, मरने नहीं आए हैं। तो इस उसके साथ फिर हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, और बहुत सारी पुलिस वर्किंग चूँकि पहले से ही थी, और उसको हमने और आगे बढ़ाया। फिर भुज मूवी में भी आपने काम किया हुआ है अजय देवगन साहब के साथ। हाँ, तो वो कैसा, क्या क्या सीन रहा वहाँ, क्या किया था, उसमें मेरा कैसे वहाँ पहुँच गया? संजय दत्त के भाई का कैरेक्टर था। हाँ। तो एक्चुअली फिल्म बहुत बड़ी थी, वो 3 घंटे की लगभग थी। लॉकडाउन में वो फिल्म खराब हो गई, और वो उन्हें हॉटस्टार को बेचने पड़ी। फिर वो 3 घंटे से 1.5 घंटे में कर दी उन्होंने। तो कैरेक्टर कहीं कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उस फिल्म में, आपने कहीं अगर देखी हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी फिल्म है, अगर RR देख रहे हो आप, या बॉर्डर देखी हो, तो फैमिलीज कनेक्ट होती हैं उनकी। क्या अब लोगों को यही नहीं पता कि रणछोड़ दास पगी का कैरेक्टर है कि आप फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है। आ गया वो। हाँ, सीधा वॉर में कैसे आ गया वो, कितना अत्याचार हुआ, क्या क्या हुआ पाकिस्तान में, कैसे माइग्रेट हुए, क्या क्या चीजें की, वो सारी चीज थी। तो एक दोस्त थे, वो डायरेक्ट कर रहे थे, उनसे मेरी मुंबई में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा भैया एक कैरेक्टर है आपके लिए करेंगे, तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो ऐसे एक भुज मूवी मिली। तो पुलिस में तो आप आए क्योंकि आपको एक मिला, आपके टाइम पे जो अधिकारी थे। 2005 में वाराणसी में फिर एक एनकाउंटर हुआ था, और इस बार क्या हुआ था, और इस बार क्यों हुआ है ये, और इस बार इसके बाद क्या जीवन में इम्पैक्ट आया? बताया ना आपको कि आनंद देव तिवारी साहब आ चुके थे, एसपी सिटी थे वो। फिर नवनीत सिकेरा सर की एंट्री होती है। अच्छा, जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है। हाँ, सर की एंट्री होती है। तो फिर जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि काम करना है क्रिमिनल्स के ऊपर, तो करना है, खुल के करना है। तो उस तरीके का था। जैसे एक बहुत हॉट चीज इनकाउंटर बता रहा हूँ, 10 किलोमीटर तक आप समझो कि पूरा शहर थर्रा गया। पूरे शहर को ये समझ आया कि उस समय गैंगवार बहुत होती थी, कि 2 गैंग के बीच गैंगवार हो रही, दोनों तरफ से जम के 47 चल रही है। ये पूरे शहर में था। अच्छा। और जब वो जिस जगह वो मुठभेड़ में मारे गए क्रिमिनल, उससे थोड़ी दूरी पे पुलिस पिकेट थी, 2 कांस्टेबल थे, वो फायर कर दिए थे, गन तान दिए थे हम लोगों के ऊपर। मतलब उन्हें लगा कि आप लोग क्रिमिनल्स के बीच में हो रही है। लेकिन वो सिर्फ 2 कांस्टेबल थे, तो वो छुप गए थोड़ा सा। फिर उन्हें समझ आया कि नहीं नहीं, ये तो पुलिस है। जैसे एक पहचान भी होती है ना, बिल्कुल सही है। एक चलने का तरीका, एक वो भी और समझ आ जाता है। तो बहुत ही डे लाइट हॉट चेज एनकाउंटर था। वो आरटीओ बन के गाड़ियां लूट लेते थे, और ट्रक ड्राइवर खलासी को मार देते थे, और पूरा ट्रक गायब कर देते थे। तो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा, जिसका एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको ये बताऊं, जिस दिन मैं खाना खा के अगर क्रिमिनल को ट्रैक करता था, वो नहीं मिलता था। तो मैंने फिर जिस क्रिमिनल को पकड़ना होता तो उस दिन मैं पूरा भूखा रहता था। सच बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये कई बार हुआ सच, एकदम सच बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या, जिस दिन वो भागा था वो स्टोरी सुनाता हूँ। इतना चालाक था, अगर रात को आप पकड़ोगे तो आपको मालूम है गाड़ी की मैक्सिमम जो स्पीड लिखी रहती है वो कब भाग सकती है,
नहीं मालूम आपको टेक्निकल? नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ। उसी की गाड़ी से देखा मैंने। अच्छा। जो डीजल पंप होता है आप उसका पूरा खोल देंगे, डीजल पूरी स्पीड से लेगा। अच्छा। एवरेज 4-5 का देगा और स्पीड 240 की भी होगी तो 240 भाग जाएगी। अच्छा। उसने वो कर रखा था गाड़ी में, कमानी ऊंची कर रखी थी और एक सेंट्रल में लाइट लगा रखी थी, एक पीछे लाइट। तो एक बटन था, जैसे ही भागता था वो 1 किलोमीटर आगे गया, साइड की दोनों लाइट बंद कर देता तो बीच की जला देता ताकि आपको लगे ये तो बाइक जा रही है। पीछे करने वाला भी पीछा करना छोड़ देगा कि यार भाग गया वो तो। इस तरीके का शार्प क्रिमिनल था। और जाति का वो चौरसिया था, हर पान वाले से उसकी सेटिंग। आप किसी भी गाड़ी से जाओ तुरंत उसके पास फोन पहुंच जाता था कि लग रहा मडरा रहे हैं कुछ सफेद चूहे, समझ गया ना। मैं बड़ा परेशान। एक दिन मैं वैगनार से गया तो एक थाना गद्दी जगह पड़ती है बनारस जौनपुर के बीच में, एक डालडा फैक्ट्री है वहाँ। मेरा उसका यार सामना होगा भाई। वो समझ गया, उसने गाड़ी बैक की और उसी खराब रोड पे उसने दौड़ा दी। मेरी वैगनार का नीचे से चैम्बर लड़ गया, वहीं फंस गई। जैसे कहते हैं फिल्म में ना कि बोनट पे हाथ मार के रहना कि साला निकल गया। मैंने कहा यार मैंने आज खाना खा लिया था। तब तक सामने से एक नेताजी की गाड़ी आ रही थी। मैंने उनसे कहा गाड़ी दे दो, पीछा करना, बोले नहीं देंगे। वो सीन भी बहुत भयंकर हो गया, लेडी नेता थी। अच्छा। हमने 47 लगा दी उनके, हमके दोगी नहीं कि तुमको भी मैं बांध के गाड़ी में डालूं। फिर उन्होंने दिया, लेकिन वो खेत में उतार दिया गाड़ी। तो फिर जब बाद में जब वो गन डाउन होता है, मारा जाता है सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैं गाड़ी की सब चीजें बता दूंगा आपको जो निकलती हैं। पंप से बढ़ा देना, एक गाड़ी की लाइट इधर रहना, वो रहना, ऊपर आरटीओ की नीली बत्ती रहना, ताकि लोग समझे कि पुलिस की गाड़ी आ रही है। अचानक से ऊपर नीली बत्ती जंदर लगे सामने से तो समझ ही नहीं पाएगा, तो एम्बुलेंस समझेगा या पुलिस समझेगा। उस समय नीली बत्ती होती थी पुलिस में, ये फ्लैश 3 कलर की नहीं होती थी। वो इतना चालाक था, वो निकल गया। फिर अगले दिन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं पीछे पीछे लगा रहा, तो रात भर उसको सुन रहा हूँ कि उसने ट्रक लूट लिए पूरा। हमने खंगाल डाला जौनपुर से लेके इलाहाबाद तक, कहीं हमें वो नहीं मिला। और आनंद तिवारी साहब का एक डायलॉग भूलता नहीं हूँ, कह रहा मैं अभी मंगल आरती करने जा रहा हूँ तो अभी थोड़ा और वेट करो, आज मिलेगा तुमको वो। अच्छा। एकदम सत्य बात। तो मैंने कहा ठीक है सर, वेट कर लेता हूँ। हमके 2-3 दिन हो गया भटकते भटकते। तो और जैसे होता है ना कि नया दिन, हम सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, तुम लोग करो। और यार ऐसा होता ना कि उसका फिर एक कॉल आ गया कि फला जगह हम फंस गए हैं, नो एंट्री लग गई है, अब हम इतने बजे निकलेंगे। तो वहीं हम लोग ऑटो से गए। सॉल में 47 थी, क्योंकि भाग गया था पिछली बार। तो दोनों गाड़ियों को मैंने बताया वहाँ जाके कि एक गाड़ी इस टाइम पे आएगी इतने स्पीड में, एक इतने स्पीड में, साइड में गाड़ी खड़ी है उसे रोक देना है, बीच में गाड़ी को रोक देना, दाएं बाएं से हम लोग कवर कर लेंगे। तो पीछे वाले ने सीधी गाड़ी लगाई, आगे वाले ने फिल्मी स्टाइल में लगा दी। उसने मारी टक्कर, गाड़ी उलट गई, मतलब साइड हो गई, आगे भाग गया। अच्छा। तो उस गाड़ी में मैं, एक कांस्टेबल और ड्राइवर, तीनों ही थे बस। तीनों लोग फायर करते करते बनारस के सारनाथ आशापुर चौराहे पे मारे गए थे वो सब। अच्छा। बहुत डे लाइट हॉट चेज इनकाउंटर था वो। और वो बहुत मतलब व्यस्ततम चौराहों में से एकदम व्यस्तम। तुम यकीन नहीं करोगे, एक और पहली बार मुझे पता चली, जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है, मेरी गाड़ी में लगा, मेरा शीशा टूट गया था, हाथ में अंदर घुस गया था कांच सारे। मेरी एक गोली ऐसे पड़ी कि उसकी टंकी से तेल निकलने लगा। तो बाद में पता चला जहाँ पे आज स्टपनी लगती है नीचे ना पीछे, वहाँ मार्शल में पेट्रोल टंकी होती थी, डीजल टंकी। तो एक मुझे लगता है या तो रोड से रिकोचेट हो गई, उसमें लगी, तो वो लीक करने लगा। अब मेरी गाड़ी एकदम स्किड कर रही थी, चुई चुई फिल्म की तरह बिल्कुल। और एक साइकिल वाले को मैंने टकराते हुए देखा, वो कम से कम 10 फीट ऊपर गया, सच बता रहा हूँ, 10 फीट ऊपर। ये कोलेट्रल। अच्छा, जैसे होता क्या है ना कि वो तब भी निकल सकता था। अब एकदम शहर के अंदर आ गए थे हम तो क्रिमिनल को कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, हम किसी पब्लिक की जान जोखिम में तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात है। वो क्या किया कि चौराहे पे आने के बाद उसने रॉन्ग साइड लिया, तब रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी वहाँ। अच्छा। और रॉन्ग साइड लेने के बाद फिर वो लेफ्ट साइड आने लगा, इतने में हमें मौका मिल गया, पीछे 30-35 फीट पीछे थे कवर करने में, और फिर वहीं पे फायरिंग हुई, उसमें मारे गए 3। सही है। तो अब ये तो एनकाउंटर्स की कहानी तो चलती रहेगी। अब ये बताइए कि अभी अयोध्या के क्या हालचाल हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या ऐसी जगह है, पूरी दुनिया, पूरा देश उसको देखता रहता है। तो एक तो बहुत सारी पब्लिक का प्रेशर, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर भी तो होता होगा, तो कैसे ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं यहाँ पे? देखो, ये प्रभु राम की नगरी है जी, सबको प्रभु बोलो, सब राम राम करो, सब इनकी कृपा से चल रहा है। देखो, दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, तो हिंदुओं में सबसे पवित्र धार्मिक स्थल इसकी मान्यता है जी। भीड़ बहुत आ रही, पुलिस के लिए यही चैलेंज है, क्राउड कंट्रोल, और वो पुलिस बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। और चूंकि आज अयोध्या
सारी दुनिया में हाईलाइट है, सारी दुनिया के नक्शे पे हाईलाइट है। तो उसका कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने। तो एक क्राउड चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है पुलिस। डॉक्टर चक्रवर्ती कौन है? डॉक्टर चक्रवर्ती एक तेलुगु फिल्म थी। हाँ। वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी। अच्छा। और मुझे तेलुगु तो समझ आती नहीं थी, कुछ कुछ सीख लिया था। हाँ। तो मैं ऐसे बताता हूँ, फिल्म जैसे जैसे बहुत रियलिस्टिक हो जाती है ना, तो कुछ पब्लिक को मतलब एक ऑडियंस होती है वहाँ जो बहुत उस तरीके की फिल्म देखती है, बाहुबली टाइप की। हाँ। एक फिल्म का टेस्ट ऐसा है कि वो रियलिस्टिक टाइप की है, बड़ा क्रूर टाइप का डॉक्टर है। तो मुझे तेलुगु समझ मतलब मोटी मोटी समझ आती थी, पूरी नहीं आती थी। मैं खुद भी फिल्म देख रहा था, तो हॉल में एक बुड्ढा बार बार कह रहा था अपनी भाषा में। तो मैंने उनसे पूछा डायरेक्टर से क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है डॉक्टर चक्रवर्ती को मार मार, मतलब उसका इतना क्रूरतम काम था, उसे वो मार मार कह रहा। तो हमको लगा चलो कि हमके सफल है फिल्म का कैरेक्टर, कि लोग इसे सिनेमा हॉल में देख के चिढ़ रहे हैं। वही आपकी सफलता का राज है, वही आपकी एक्टिंग का राज है। तो ऐसे होता है क्या ना कि मेरे को तो फिल्म का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन पुलिस जॉब में होने के बाद कारण ये है कि प्रेस मीडिया सब अपनी भाषा में बोलते हैं, हॉन्डुरस लगा के कैमरा लगा देते हैं। हॉन्डुरस मतलब माइक बोल के। तो कभी कैमरा कॉन्शियस नहीं रहे। और एक सेंस है, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी आती है। अच्छा। तो मुझे लाइट कंट्रोल का भी पता है। मुझे एक अपना खुद का एक सेंस है। तो जो शूट हो रहा था उन्होंने क्रॉस लगाया कि आपका यहाँ से है, इस तरह के चल के ये मास्टर शॉट है, फिर आपको ये क्लोजअप है। तो कम टेक में मेरे परफेक्ट हो रहा था कि मैं जिस डायरेक्शन में अगर मास्टर में देख रहा था तो उसी डायरेक्शन में मैं अपना फेस और एक्सप्रेशन वही रखने की कोशिश कर रहा था जो मास्टर में था। तो उसमें भी आप एसीपी थे। हाँ, तो ये उनको पसंद आया बहुत। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे टेक हो रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर देख रहे हो आप 1 टेक या 2 टेक में कर रहे हैं, ये कितने ले रहे हैं, कितने टेक ले रहे हैं। हमके टेक्नोलॉजी आ गई, इसका ये लाभ उठा रहे हैं। हम जिस लाइन से आते हैं वो रियल है, वहाँ टेक का मौका नहीं होता है। गोली एक चलती है, वो ये नहीं कहती रीटेक कट, वापस आ रहे हैं फिर से हम आएंगे आपकी गन में। तो इन्हें रिहर्सल की ज्यादा जरूरत है, हमें कम। हाँ बिल्कुल सही है। तो एक मजेदार मिक्स अनुभव था। तो वो एकदम पुलिस और फिर एसीपी, तो एक ही बात रही होगी आपके लिए। क्या एक्चुअल कहानी क्या थी मूवी की? एक्चुअल कहानी ये थी कि एक डॉक्टर रहता है, वो क्रिमिनल माइंड था। तो बहुत सारे पैसे उठाए उसने। उसकी एक कैप्ट भी थी। तो उसका पूरा प्लान था कि हम इनको ले जाके सबको फार्म हाउस में इमोशनल ब्लैकमेल करके कि सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं आज, और अब यहाँ जीने लायक रह नहीं गया दुनिया से, निकल चलते हैं। उसकी प्लानिंग ये थी कि इंजेक्शन देके वो उनको मार देता, खुद उसके साथ गायब हो जाता है। हाँ, और जो उसकी जो बेटी रहती है वो रियल नहीं रहती, स्टेप बेटी रहती है। तो उसके साथ वो बहुत सारे, उसके साथ रेप भी करता था, तमाम ऐसी चीजें थी। जो फिल्म का ताना बाना सस्पेंस बहुत जबरदस्त था, सोशल इशू भी था। और वो तो उसी को एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। रैपिड फायर में बात तो ऐसी करूंगा, इसमें आपको सोचना नहीं है, पहले जवाब देना है फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है जो देख रहा हो उसके दिमाग में भी ये सवाल आ सकते हैं। तो इसके कुछ सवाल है, ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। तो एनकाउंटर की बात आपकी इंटरेस्टिंग है, तो एनकाउंटर से शुरू करते हैं। एनकाउंटर के दौरान दिमाग में क्या चलता है? ठंडे दिमाग से प्लानिंग या बॉलीवुड एक्शन स्टाइल? नहीं, एकदम ठंडे दिमाग से प्लानिंग चलती है। कि कहाँ से भाग सकता है और कैसे हमको लीड करना है। मतलब हम देखो, एक लाइन है, नेपोलियन कहता था कि सेना का सरदार अगर शेर है तो गीदड़ सेना भी शेर है। अच्छा। अगर सरदारी गीदड़ है तो शेर सेना भी गीदड़ हो जाएगी। तो लीड हमको करना है, कैसे हमको आगे रहना है, कैसे हमें अपनी टीम का जोश हाई रखना है, और कैसे कैसे स्ट्रेटजी कहीं से भी निकलने के ना हो, मतलब मेरा अटेम्प्ट असफल ना हो, ये प्रयास रहता था मेरा। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, तो फिर बॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते हैं एकदम रोहित शेट्टी स्टाइल में, एकदम स्लोमो में पुलिस आ रही है सब कुछ, और रियल लाइफ में जब आप ये करते हैं फिर बैठ के कभी सोचते होंगे या कभी मूवीज देख रहे हैं तो हंसी आती है आपको, या क्या, कैसा फील होता है? देखो, रील तो रियल से ही इंस्पायर होती है। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर उसमें कुछ मसाला नहीं लगाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं ना। बिल्कुल सही। डीएसपी बनना मुश्किल था या फिल्म में पुलिस अफसर का रोल नहीं माना? डीएसपी बनना मुश्किल है, फिल्म में पुलिस अफसर बनना बहुत आसान है। 24 साल लग गए आपको? हाँ जी, 24 साल हो गया जॉब करते। पढ़ाई की भी एक वर्ष होते हैं ना, जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या बन सकते हैं। कितने प्रमोशंस मिल चुके हैं आपको? कहाँ से शुरू किया था आपने? 2 हो गया मेरे को, एज ए सब इंस्पेक्टर स्टार्ट किया था मैंने। हाँ, 2 प्रमोशंस मिल गए आपको, और ये तो सतत चलते रहना है। हाँ जी, आगे भी जल्दी होगा। बिल्कुल।
एक अगर आपको किसी एक अभिनेता के साथ एनकाउंटर सीन करना हो तो किसके साथ करेंगे? अजय देवगन, सलमान खान? अजय देवगन। क्यों? उस बंदे का एक अलग ऑरा है, और जितनी दोनों ने ही पुलिस की फिल्म अफसर की कैरेक्टर की है, हाँ। लेकिन अजय देवगन के कैरेक्टर की एक अलग बात है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर तो करता है। आप कभी कॉपी करने की कोशिश करते हैं किसी एक्टर को? नहीं, वैसे तो आपका खुद ही अपना खुद का नेचुरल रोल है। वो मुझे कॉपी करे, मैं उनको क्यों कॉपी करूंगा? बिल्कुल सही है। जैसे उसमें गन्स ऑफ बनारस में डायलॉग था, मैंने कैसे मजा नहीं आ रहा है, तो उनका डायलॉग था कि इसको उल्टा लटका के मार। हाँ। जो मेरे साथ और एक इंस्पेक्टर थे, उनके नहीं, पकड़ा साले को खंबा। तो बहुत मजा आया उनको भी। फिर उन्होंने पूछा क्या होता है ये, कैसे होता है, फिर उन्होंने बताया उनको, हम क्या ये सर को पकड़ाओ, खंबा पकड़ाओ, और बड़ा लोटपोट हुए वो हंस के। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक्चुअल मतलब अच्छा, फिल्मों में भी तो जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी न किसी एक्चुअल पुलिस वाले से इंस्पायर्ड होते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से भी दोस्ती आपकी होगी। नवनीत सर कैसे हैं? नवनीत सिंह सर, हाँ, तो बॉस की जो सबऑर्डिनेट के साथ होते है, एक अच्छी केमिस्ट्री होती है, अच्छा रिलेशन होता है। अयोध्या में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना या वीआईपी ड्यूटी संभालना? यहाँ तो कानून व्यवस्था क्या, वीआईपी ड्यूटी अलग विषय है और कानून व्यवस्था अलग है। तो यहाँ तो सबका ले दे के क्राउड ही कंट्रोल है, और कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, क्राउड कंट्रोल है यहाँ। अगर आपको किसी एक गैंगस्टर का किरदार निभाना हो, ये किरदार तो किरदार होता है, तो किसका निभाएंगे? मैं निभा चुका हूँ। किसका? नाम नहीं बताऊंगा। बाहुबली का, मतलब समझ लो अपने पूर्वांचल का ही है वो। अच्छा, तो ये मूवी रिलीज हो चुकी है या? हाँ, वो वेब सीरीज थी। वेब सीरीज थी? अच्छा, कौन सी वेब सीरीज थी? द रेड लैंड। द रेड लैंड, सही है। हालांकि मेरे सवाल में तो 2 ऑप्शन मैंने रख रखे थे। मेरे बेटे ने उसमें छोटे ने बड़ा ड्रामेटिक सीन कर दिया था। घर पे आके वाइफ से बोल रहा है, पता है इन्होंने फिल्म में दारू पिया रहा है, कोल्ड ड्रिंक थी बेटा। अरे नहीं, झूठ बोल रहे हैं, तुमने सी ग्रेड भी ली, सिगरेट नहीं बोल पाता था। हम कहे अरे वो लेनी पड़ती है फिल्म में। तो कह रहा है तुमने जब सिगरेट सही ली तो तुमने दारू भी सही ली होगी। नहीं, मेरे भाई वो कोल्ड ड्रिंक की थी। पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा क्या सुनने को मिलता है? सर कुछ कीजिए, या हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है? देखो, लाइफ का इतना अच्छा आपका सवाल है। मुझे एक बंदा आज तक जौनपुर में मिला है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ मैंने क्राइम किया है। अच्छा, ठीक। आपको कभी पुलिस ने पकड़ा? नहीं, कभी कोई। तो फिर ये सब आता क्यों है? क्योंकि आदमी मानने को अपनी गलती तैयार ही नहीं है इस युग में कि हमने कोई गलती करी है। ऐसा मुझे एक जौनपुर में बंदा मिला था, तो वो ऐसे वकील साहब थे। उन्होंने कहा सर मुझे अपने बेटे से मिलना, बुलाया मैंने, तो उन्होंने एक झापड़ मारा। हम क्यों वकील साहब मार रहे हैं आप इसको? तो कहे सर मैंने इससे पूछा था कि तू लैपटॉप, फोन और बाइक कहाँ से लाया? तो इसने बताया कि हमने दोस्तों के साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन मुझे डाउट था कि ये कोई गलत काम कर रहा है। तो एक इंस्टीट्यूट में 100 कंप्यूटर उस लोगों ने चुरा लिए थे, पूरे 100 कंप्यूटर। तो वो मैंने सारे बरामद किए थे। तो पहला एक बंदा मुझे मिला जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे लड़के को डाउट था मुझे ये क्राइम कर रहा है। नहीं तो अमूमन यही कहेंगे मेरे लड़के को फंसा दिया। पुलिस क्यों फंसाई? पुलिस से क्या लेना देना? कोई लेना नहीं। हमको नहीं फंसा दिया, आपको नहीं फंसा दिया। तो लोगों में अपने उससे सुधारने की जगह अगर ये चीजें होने लगे ना तो क्राइम वहीं रुक जाए। जैसे मैं चंदौली की बताऊं, एक बुढ़ी दादी मेरे पास अपने पोते को ले आई। अच्छा। नशे की हालत में उसने मोटरसाइकिल उठा ली किसी की, लेके घर पहुंच गया। बुढ़ी दादी एक पड़ोसी की मदद से उसको लेके आई, मोटरसाइकिल भी लेके आई। तो वो मोटरसाइकिल वाला बेचारा थाने में टहल रहा था, चोरी की FIR लिखवाने आया था। तो अगर ऐसे लोग हो जाएं कि वो दादी अगर लेती आई, वही छुपाने का प्रयास करती कि छुपा दो मोटरसाइकिल, हटा दो, एक तरीके से क्राइम वो भी कर रही, लड़का तो कर ही चुका है। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसे होता तो समाज में चेंज आता है। तो ये क्राइम क्या लगता है, ये क्राइम तो कभी रुक नहीं सकता? देखो, क्राइम तो जब कहते हैं 2 इंसान थे, बाबा आदम के बच्चे, उन्होंने भी सर फोड़ के कर दिया, तो ये तो इंसानों का समूह है, तरह तरह के लोगों के दिमाग हैं, है ना। जैसे अपने वेद में लिखा हुआ है कि युद्ध तो दिमागों में चलते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? कोई नहीं पढ़ सकता। तो जो क्राइम है वो तो रोकना असंभव है, लेकिन कम किया जा सकता है सोसाइटी में चेंजेस लाके, क्राइम पे काम करके। जितने सारे पॉलिटिशियंस आप मिलते हैं, कभी खुद ही इच्छा नहीं होती कि चलो पॉलिटिशियन ही बन जाऊंगा? नहीं, उनका अपना काम है, वो अपना कर रहे हैं। मुझे अपना काम अच्छा लगता है, मुझे पुलिसिंग करना, बचे हुए टाइम में लोगों से हेल्प करके। एक और तुम्हें बताऊं मैं अच्छा अपना कि मैं मालवीय जी से बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा। मालवीय जी ने मांग के इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, BHU। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अब तक 10 या 12 पुलिस चौकियाँ खड़ी कर दी, जिन एक पुलिस चौकी का स्ट्रक्चर कम से कम 25 लाख होगा। अच्छा। और कितने पुलिस स्टेशन और अपने ऑफिस रेनोवेट करा दिए, वो बनवा दिए, जिनकी मुझे गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है। मतलब मैंने सरकार को एक तरीके से रिटर्न दिया ये।
तो मांग मांग के पब्लिक से, और पब्लिक तभी देती है कोई आपका अच्छा काम हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, अदरवाइज पब्लिक किसी को। आप लोगों ने आपके दोस्तों के साथ और कुछ ऐसा ग्रुप भी बनाया है जो सोशल सर्विसेज के लिए आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं? हाँ, जैसे एक हमें शादी के लिए वो आया था लड़की का, और बहुत ज़रूरतमंद थी, हमने उनकी शादी किया था अपने दोस्तों के सभी के सहयोग से। हम अकेले तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही और देखिए, आप जब नेक काम करते हैं तो 4 अच्छे दोस्त जुड़ जाते हैं, उनके नाम कम सामने आते हैं, लेकिन जब भी मैं ऐसा कोई काम करता हूँ तो उनके नाम भी बताता हूँ, सोशल मीडिया में भी देता हूँ और प्रिंट मीडिया में भी देता हूँ, उनका भी योगदान है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरा नाम आ रहा है तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं शायद जरिया हूँ। बिल्कुल सही है, आपके सहयोग से ही ये काम हो रहा है। अगर मेरा 10% है इसमें तो 90% आप सबका है। बिल्कुल सही है। चेहरा तो सामने एक ही है, सलमान खान, शाहरुख खान। हाँ जी, तो मैं ये कभी टीम लगी हुई है। हाँ जी, तो मैं इसलिए भी इस चीज़ में डरता हूँ क्योंकि मैं 1-2 ऐसे केस देख चुका हूँ, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्प मांगी, भैया ये क्राउड फंडिंग करा दीजिए, बाद में पता चला कि फ्रॉड निकल गए, कितना लोगों का पैसा ले गए। तो हर प्रकार का ये भी क्राइम है आज के युग में सोसाइटी में। बिल्कुल सही है, इससे इससे भी बचना कि पता लगा हमने 4 दोस्तों से तो किया है, उसमें एक कोई दोस्त और ऐसे जुड़ गए कि उन्होंने कहा कि हम भी कर देंगे, वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो 4-6 लोगों से और मेरे नाम पे ले रहे हैं। हाँ, इससे भी बचना है। बिल्कुल सही। बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन कुल मिला के अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब तक मैं 3 लड़कियों की शादी कर चुका हूँ। एक स्टोरी इंटरेस्टिंग बहुत है शादी की। हाँ, तो 3 कर चुका हूँ। वो फर्स्ट शादी का है। हाँ, वो शिखा मेरी बहन है आज, उसकी शादी किया था मैंने चंदौली में। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या स्टोरी है? नहीं, बस ये था कि पुलिस वालों ने किया, पुलिस वाले यूनिफॉर्म में सारा काम कर रहे हैं। हाँ, सजाने से लेके लड़कियां स्टेज तक ले जाने में। इसके तो बहुत टीवी चैनल्स वगैरह बहुत जगह वो आए। तो वो लोगों को एक बहुत पॉजिटिव नजरिया लगा कि नहीं, पुलिस इस तरीके से फ्रेंडली भी सोचती है। ये न्यूज़ काफी वायरल हुई थी कि सारे पुलिस वालों ने सारे काम निपटाए थे। डीएसपी बनने के बाद सबसे मजेदार पल कौन सा था? पहली बार ऑफिस में बैठना या पहला एनकाउंटर? नहीं, देखिए, एनकाउंटर तो एक सतत प्रक्रिया है। जब आपको क्राइम पे नॉलेज है, आप क्राइम पे काम कर रहे हैं, तो आप आंख नहीं बंद कर सकते क्राइम सामने होते देख के। जैसे कहते हैं ना कि एक जो मुझे समझ आया, जैसे एक पिस्टल है, ठीक है, पिस्टल को आप चलाओ मैं चलाऊं, तो पिस्टल का दोष नहीं है, या दोष आपका है या मेरा है, मतलब उस हाथ का है चलाने वाले, क्यों ना उस हाथ को ही तोड़ दिया जाए। एक ये सोच रहती थी कि इससे 10 मासूम घर उजड़ रहे हैं। क्रिमिनल क्या करता है? एक साधारण से व्यापारी से पैसे के लिए, उगाई के लिए पैसा मांगेगा, नहीं देगा, मार देगा उसको। तो वो इस बेचारे का पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। जब हम लोग उनको मनगढ़ घाट पे अंतिम संस्कार देखते हैं, उनकी चीख पुकार सुनते हैं परिवार की, तो जैसे अंदर से एक दहल जाते हैं कि क्रिमिनल कभी खुद का नहीं सोचते, क्योंकि कभी क्रिमिनल के परिवार पे नहीं आया ना, इसलिए कभी क्रिमिनल को एहसास नहीं होता है। और मैं एक और देखा हूँ इस पुलिसिंग में कि क्रिमिनल जो क्राइम करता जा रहा है वो कभी नहीं सोचता है क्या कर रहा है। अगर एक बार भी सोच ले कि वो गलत कर रहा है तो शायद ना करे, और शायद घर वाले भी या यार दोस्त भी उसका आनंद उठाते हैं क्राइम के पैसे के या जिसका, और उसे ग्लैमराइज करते हैं, मतलब ग्लैमर की लाइन में लाते हैं, हाईलाइट करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी क्रिमिनल्स के लिए बड़ा उत्प्रेरणा का कार्य करता है। जैसे मैं एक यूपी कॉलेज में बच्चों से कहता था, बहुत सारे क्रिमिनल्स के पास बैठते थे, कि तुम्हारा आदर्श वो है कि मैं हूँ, क्या अंतर है उनमें? तो कभी भी अपराध को ग्लैमराइज ना करें। ग्लैमराइज, वो लड़के देख के IAS IPS नहीं बनना चाहते हैं, क्रिमिनल बनना चाहते हैं, फिर तो ये हुआ ना समाज में। बिल्कुल सही है। तो वो हमें चेंज लाना है, तो वो भी मैं करता कि भाई पढ़ो, ये बनो। 2007 में आपने संजय कौल का इनकाउंटर किया था, वो क्या स्टोरी थी और कौन था वो? देखिए, कई स्टेट से उसके ऊपर रिवॉर्ड था, और उस टाइम का वो सबसे बड़ा यूपी का रिवॉर्डेड था। CBI से लेके 5-6 स्टेट से उसके पास रिवॉर्ड था। 60 या 70 हत्या के उसके ऊपर केसेस थे, जिसमें 3 बड़े केस थे। एक लगभग 15 PSC के, मतलब अब तक का यूपी पुलिस का जो सबसे बड़ा पुलिस नरसंहार है वो संजय कौल द्वारा किया गया था। ठीक, पहला वो था। दूसरा एक फर्रुखाबाद में डकैत था, उसने मारे थे 4 या 5, और एक छबीराम करके था उसने, या जो अभी ये कानपुर का आपने सुना होगा, इसमें 8 पुलिस वाले मारे गए थे। लेकिन वो सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसमें सारे आर्म्स एमुनेशन लूट ले गए थे, पूरा ट्रक उड़ा दिया था, और पास से आके उन्होंने गोली मारी थी। 15 लोग मारे गए थे उसमें, 15 पुलिस वाले। दूसरा, उन्होंने वन विभाग की चौकी उड़ा दिया था, जिसमें वन दरोगा सहित 4 वन विभाग के पुलिसकर्मी मारे गए थे। तीसरा, सासाराम के DFO को मार दिया था, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर। अच्छा। 5वां सबसे बड़ा कांड था, जो आप कहानी सुनते हो, युवराज विजयगढ़ की, नौगढ़ की, आपने चंद्रकांता का सीरियल के बारे में सुना हो या उपन्यास के बारे में,
तो जो युवराज विजयगढ़ थे वो बिहार में पड़ते हैं 10 किलोमीटर अंदर, नौगढ़ पड़ता है यूपी में, अपने चंदौली में। तो युवराज शिकार खेल के आ रहे थे, उनको रोक के उनके सारे आर्म्स एम्युनिशन लूट लिए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी निर्ममता से। अच्छा, इतने बड़े तो उसके ये कांड थे, बाकी छोटे छोटे कितने ग्रामीणों की, प्रधान की, बीडीसी की हत्या की, उनकी गिनती नहीं थी। उस समय चरम पे था नक्सलग्रस्त, लेकिन हम और हमारे 2 बहादुर सिपाही, हम लोगों ने पूरा जंगल छान देते थे साइकिल से भी, सॉल में AK-47 छुपा के। कई बार हम लोग अकेले मुठभेड़ लिए तीनों, और खदेड़े भी, है ना। कई बार अधिकारी डर जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो इनके साथ कुछ हो जाए। तो वो जमाना था, नक्सल चरम पे था। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ लोग जाते नहीं थे, लेवी की वसूली होती थी। लेवी मतलब एक तरीके से एक्सटॉर्शन बनी। उसके मारे जाने के बाद शांति हो गई, सन्नाटा हो गया। तो कैसे पता चला? उस समय तो फोन वगैरह उतने वो अपने पिताजी को चुनाव लड़ा रहा था और वसूली कर रहा था प्रधानों से। हाँ। तो वो एक पैसा पहुंचाने के लिए अपने पिताजी को आया था, तो वो ट्रैक हो गया। उस समय उतना सर्विलेंस नहीं था, लेकिन फ़ोन ठीक ठाक आ गए थे गांव देहात में भी। अच्छा। तो हमने अपने कुछ मुखबिर्स को फ़ोन प्रोवाइड किए थे वहाँ, कि जैसे ही इसकी गतिविधियाँ हों आप बताइएगा। रियल लाइफ में खुद को किससे जोड़कर देखते हैं, सिंघम या अंडरकवर रॉ एजेंट? देखो, ये कहानी किताबों सी लगती है, ठीक, दोनों ही। अंडरकवर के बारे में कोई जानता नहीं है, ठीक। सिंघम एक फिल्मी कैरेक्टर है। अब हम क्या है ना, इस कैरेक्टर में फंस गए हैं पब्लिक के द्वारा। जैसे होता है ना कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो फिर पब्लिक आपको एक तगमा दे देती है, मतलब एक आइडेंटिटी दे देती है कि आप इसके अतिरिक्त ये हो। तो अब आप और ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि कोई भूल से भी कोई भूल ना हो। मतलब आप हंस बन गए तो आप कौवा तो नहीं बनना पसंद करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसे जीने के लिए आदमी को और मेहनत करनी पड़ती, और त्याग करना पड़ता है। तो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसको मिलता है, दूसरे को अच्छा लगता होगा इसको मिल गया, लेकिन उसे कितनी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती, कितना काम और बढ़ जाता है, ये वही जानता है। बिल्कुल सही है। पहली बार फिल्म में पुलिस अफसर का रोल निभाया तो कैसा लगा? मजेदार, मुश्किल? नहीं, मेरे लिए बहुत इजी था। उसमें मजा बताऊं कि अचानक से सब ताली बजने लगी उस पे, सूट पे। तो मैं आया, मैंने धीरे से पूछा, जो को एक्ट्रेस थी, उनके क्या हुआ, क्यों ताली बजा रहे हैं, कैसा रहा आपको मॉनिटर में दिखाऊं? तो मैं तब, वो लोग तो देखते थे मॉनिटर में, मैं नहीं जाता था। डायरेक्टर ओके बोल देते थे, ठीक है। तो मैं, उन्होंने रिमाइंड करके मुझे दिखाया। उन्होंने कहा देखिए आप अपने चेहरे पे एग्रेशन, एक ऐसा हवालात का सीन रहता है कि उन सबों को पीटना था। तो मैंने कहा भाई पैड वैड लगा लो, मैं एकदम ओरिजिनल करूंगा। इनको ओरिजिनल ठोकूंगा, ओरिजिनल गरियाऊंगा, ओरिजिनल जो होता है हमारा वही करूंगा। तो जब मैं ठोक पीट लिया, जो मेरे चेहरे का एग्रेशन था, जो मैंने उसे उठा के ऐसे पकड़ के दीवार में लगा के कुछ शब्द कहे, तो जो मेरे आंखों का उन्हें मतलब वो दिखा एकदम भयंकर वाला, तो वो उन्होंने फील किया। ताली बजने लगी कि सर इतना एकदम स्मार्ट सॉफ्ट थे, इनके अंदर कौन सी आत्मा जाग गई एकदम, कि जो उनका रूप था। अब जो फिल्म एक्टर है वो तो करते होंगे, मैं तो नहीं हूँ ना। तो मैंने जो अपना नेचुरल दिया, तो सब सेट पे ताली बजने लगी। तो उस दिन समझ में आया कि अगर आप अच्छा करते हो तो सेट पे भी ताली बजती है, फिल्म में ही नहीं बजती है। चलिए, तो अगले रैपिड फायर सवाल पर आते हैं। एक सीन में आपको धमकी भरा डायलॉग बोलना है, तो किस स्टाइल में बोलेंगे? अमिताभ बच्चन या सनी देओल? देखिए, जो इंस्पायर करता है हमको स्टार्टिंग से ही, वो अमिताभ बच्चन के। आप हमारे फोटोज भी देखोगे ना बचपने के, तो सेम उनकी हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग में मिलेंगे आपको। अच्छा। अभी मैंने एक फोटो शूट कराया था दीवार स्टाइल में। अच्छा। वो रस्सी और बीड़ी और वो मैंने अमिताभ बच्चन के। तो उसमें आपके सोशल मीडिया पे भी मेरे को लगता है कि 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ जी, सारे प्लेटफॉर्म में मिला के 5 मिलियन से ऊपर। तो जब पोस्ट डालते हैं आप, तो उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ने का वक्त मिलता है? पढ़ते हैं? मिलता तो नहीं है, लेकिन अब एक फेसबुक ने उसने ये स्टार्ट कर दिया है, जो टॉप फैन हो गए आपके, मैक्सिमम टाइम आपको रिप्लाई करते हैं, तो उनके देख के हम 50-60 के कर देते हैं। बाकी सबको हाथ जोड़ लेते हैं। हाईलाइट ऑप्शन आया करके @ करके कर दीजिए, तो सब तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, अब लाखों में कमेंट्स पहुंच जाते हैं, या उसके लिए मैं कोई बंदा रखूं दिन भर यही करता रहे। लेकिन वो भावनाओं को समझते हैं। आपका कनेक्ट है ना उनसे, वो बंदा शायद उतना कनेक्ट ना रख पाए। अच्छा, तो कभी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस वगैरह आते हैं, कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई हेल्प के लिए मांगता हुआ, ऐसे बहुत लाखों आते होंगे? एक बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरे को मतलब 5-6 केसेस ऐसे आ गए कि मेरा सर न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है सामने वाले ने, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। वो बंदा सुसाइड करने जा रहा था बदायूं में। मैं उसके यहाँ जाता था, बैठता था,
तो मैंने कहा कि तू सुसाइड बाद में कर लेना जब करना ही है, जो मैं कह रहा हूँ एक बार वो भी कर ले। आया मेरे पास, मैंने सारी चीज़ बताया कि फेक हैं, ये आसाम में बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, तुम कॉल करोगे वीडियो रिकॉर्डिंग कॉल उधर से लगा देते हैं वो, और रिकॉर्ड करके एक्सटॉर्ट करते हैं, विशुद्ध ये साइबर क्रिमिनल हैं। तो उस पर मैंने एक स्टोरी किया, उस पर ये बोल के मैंने एक सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो न्यूज़ 18 के पत्रकार को देखा, उन्होंने लगा कि बहुत सेंसिबल स्टोरी है, उन्होंने उस पर स्टोरी किया। न्यूज़ पे चलने के बाद और फिर मैंने उसको भी शेयर कर दिया न्यूज़ पे। मेरे इनबॉक्स में आप यकीन नहीं करोगे, हजारों लड़कों के नहीं, लड़कों के तो छोड़ दो, लड़कियों के मैसेज आए कि भैया मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ हो गया। हमको डरने की जरूरत नहीं है, विशुद्ध साइबर क्रिमिनल हैं, उनको क्या पता कि मतलब उन्हें वो तो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन आप तो इनोसेंट हो। अगर कोई लड़की का फेस आ गया, सामने से रिकॉर्ड कर लिया, सामने वाला अगर कुछ गंदा वीडियो चला रहा है तो उसमें इसका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन होता है ना कि एक लोक लाज शब्द जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी डाल दिए। तो उस वीडियो से बहुत अवेयरनेस मिली, बहुत मेरे पास मैसेज आए। तो ऐसे में यूथ को क्या संदेश है, यूथ को क्या कहेंगे कि देखिए, यूथ को यही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी का यूज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, हंसी भी आएगी थोड़ा सा, कि जैसे ये फोन है, इसका प्रोडक्टिव यूज करना है। ठीक, जैसे मैं बच्चों को बताता था कि कोई वीडियो कॉल अननोन आ रही तो पहले कैमरे पे अपने साइड वाले पे उंगली रख के उठाइए। इसके बहुत यूज हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। हर एडल्ट होने वाले के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, स्वाभाविक सी बात है। ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट लाइफ क्या है, ब्रह्मचर्य का जीवन है, तो आपको कैसे आपको कंट्रोल रखे, सिर्फ जरूरत की चीज़ें लेनी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चे स्लो हो गए, मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, तो आज के सारे बच्चों को सिविक सेंस, ट्रैफिक का, एक्सीडेंटल मौत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा इशू है। कोरोना कोई महामारी सब फेल है, उसके आगे आप पेपर उठाइएगा, मैं आज से बता रहा हूँ, पर डे आपको 15 से 20, एक जून में 10 जिलों में एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो रही है। दूसरा, सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल में बताने की बच्चों को बहुत ज़रूरत है। साथ में साइबर क्राइम इससे जुड़ा हुआ है। बच्चे स्लो कैसे हो रहे हैं, बहुत मज़ेदार बताता हूँ आपको। जैसे मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है, चलो आप लड़की हो, मान लो मैंने आपको कॉल किया, हमने बात कर ली, 2 से 3 मिनट लगा, ज्यादा सारी बात हो गई। अब यही बात फोन से हो रही है। अच्छा, एक इमोजी आ रही है, एक इमोजी जा रही है, एक मैसेज आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, बाबू ने थाना थाया कि नहीं? अरे बाबू थाना था लेगा, तुम तो भैया पढ़ाई कर लो जो अभी जरूरत है। तो वो जो चैट का ड्यूरेशन आप निकालोगे 2 घंटे निकलेगा, और अगर वही आदमी बात कर ले फोन के, भैया खाना खाए कि नहीं, तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि फोन का प्रोडक्टिव यूज करिए, और ये बीमारी है, इससे थोड़ा दूर रहें, नोटिफिकेशन ऑफ रखें, और आप क्या बनना चाहते हो वो देखें। होता क्या है ना, 3 शब्द हैं, कुख्यात, विख्यात, प्रख्यात। अच्छा। और आज के युग में बच्चे कुख्यात होना चाहते हैं उल्टा काम करके। कोई विख्यात नहीं होना चाहता, कोई प्रख्यात नहीं होना चाहता, किसी को टाइम नहीं देना है कि हम लाइफ में इतनी मेहनत करें तब जाके हों। बिल्कुल सही है। और बहुत बीमारी, बच्चे लाइक्स कमेंट गिनते हैं आज के टाइम में, फॉलोअर्स गिनते हैं, पैसे दे के खरीद रहे हैं, एक और बीमारी मैंने नई देखी है। तो ये सब चीज से दूर रहें। पहले आप खुद अपने को इतना बनाएं। एक उदाहरण दे देता हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनके भी खरीदे हुए हैं, लेकिन आप उनके लाइक कमेंट से समझ जाओगे कि ये फेक हैं। तो आप जो रियल हो, जो आपको इंस्पायर करता हो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी आपको जो आइडियल लगता हो, आपके पिता हो सकते हैं, बहन हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई पुलिस अफसर हो सकता है, कोई IAS अफसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, उसको फॉलो करो, है ना, सीखो और मेहनत करो। जब आप मेहनत करके बन जाओगे तो आपको ना लाइक्स कमेंट गिनने की जरूरत है, ना फॉलोवर खरीदने की। आज उनके फॉलोवर 10-20 लाइक कमेंट करते हैं, हम गिन नहीं पाते। तो कैसे? हम तो एक नॉर्मल सामान्य से इंसान है ना, सामान्य से इंसान है। वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उनको पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन लोग नहीं उनको कमेंट कर रहे हैं उतने। क्यों? क्योंकि अब वो वाली दुनिया चली गई, सैटेलाइट के सितारे वाली। अब जो जमीन का सितारा होगा, जो लोगों की मदद करेगा, लोगों के साथ कनेक्ट होगा, उसी की आएंगे, जैसे सोनू सूद फिल्मी लाइन में। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यूथ के लिए यही है कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलो। मैं इतनी पुलिसिंग में इतना काम करने के बाद कभी मैंने किसी से, मेरी दुश्मनी नहीं, किसी से मुझे नफरत नहीं,
काम किया, आगे बढ़ गया। हमेशा पॉजिटिव सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस आपको डिसाइड करना है कि आदर्श आपका क्रिमिनल है कि एक अच्छा अफसर। बिल्कुल सही है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं अपने जीवन आप समझो मेरे बच्चों के पास फोन नहीं है, हाँ। बड़ा वाला मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हुआ है, बीटेक कर रहा है। वो जब गया है तो उसको फोन दिया तो बोला नहीं मेरा ब्लैक एंड व्हाइट से काम चल जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, इसमें जरूरत लगेगी, कुछ पीडीएफ भेजनी हो, कुछ माँ से वीडियो कॉल करना हो, बात करना हो, तो इसलिए जरूरी है। बोला नहीं पापा मेरा टेस्ट हो जाएगा, उसमें डाउनलोड कर लूंगा। नहीं, फिर भी तुम्हें एंड्रॉयड जमाना देने की जरूरत है। तो सबको कहूंगा कि बच्चे को ये लत मत लगाओ कि फोन से दूध पिएगा और अभी रील बनाएगा, वो अभी उतर जाएगा उस लाइन में टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में, वो लाइफ में कुछ नहीं बन सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। चलिए रैपिड फायर पर और कंटिन्यू करते हैं। अगर फिल्मों में पुलिस अफसर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कि गोलियां खत्म ही नहीं होती उनकी, या बिना बैकअप के विलन से भिड़ जाते हैं? एक वो है ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखे, इसमें गोविंदा कहता है जब उनकी एंट्री होती है ओरिजिनल पुलिस वालों की, तो कहता काहे इतना देर से आए हो, हमेशा काहे पीछे से आते हो। तो वो मजेदार लगता है मुझे कि फिल्मों में हमेशा दिखाया जाता है पुलिस पीछे से आती है। तो ऐसा नहीं है, अब एडवांस होगी टेक्नोलॉजी बहुत आगे, बहुत सारी सर्विलांस कर लेते हैं हम, एडवांस कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं क्राइम को, जो पहले नहीं हो पाता था। पहले लकीर का फकीर ही होता था, क्राइम हुआ फिर उसे पीछे से ट्रैक करना। अब बहुत सारी चीजें एडवांस भी आ जाती हैं, तो अब वो चीज नहीं रह गई। डिजिटल क्राइम और डिजिटल अरेस्ट आजकल तो सबके फोन कॉल पर भी ये चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत मैंने इस पे वीडियोस डाले हैं। पाकिस्तान के नंबर से मेरा ही फोटो लगा हुआ प्रोफाइल पे, कितने हमने वो भी डाल रखा है, आता है। देखो इंसान की क्या होती, एक बेवकूफ़ बनाने का एक कॉमन फंडा है। जैसे मैंने आपको फ़ोन किया कि आपका बेटा मैंने पकड़ लिया है, समझ गए ना। अब आपने बगैर सोचे समझे उसे 4 क्वेश्चन करो, मैं कहता हूँ, तो पूछो अच्छा कहाँ से पकड़ लिया है, तो फंसेगा ना, वो बताएगा। सही है, हाँ। अच्छा वो तो वहाँ गया था, तुमने खुद ही एडवांस बता दिया उससे, वो तो वहाँ गया था। बोले हाँ उसे यहीं से पकड़ा, उसने रेप का केस चार्ज लगाया उसके ऊपर, और उसका दोस्त भी एक पकड़ा गया है, अमन, तुम्हारे लड़के का वो नाम बता रहा था। अब उसने को नाम नहीं बताया, इतना ही कहा, तुरंत तुमने अपने लड़के का नाम बता दिया, हाँ यही तो है कब्जे में, लो तुम्हारी इससे बात कराता हूँ। अब उधर से चिल्लाने की आवाज आ रही, कोई बात नहीं कर रहा है, तो हमारी चिल्लाने की आपकी चिल्लाने की आवाज तो मैक्सिमम एक जैसी ही होगी, और लोग इमोशन में आके पैसे डाल दे रहे हैं। इवन मैंने तो एक वीडियो में देखा था कि वो पूछ रहा है कि तुम्हारा लड़का तुमको क्या बोलता है, पापा बोलता है या डैड बोलता है, तो वो बोलता है पापा बोलता है, तो उधर से चिल्लाने की आवाज पापा पापा पापा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो आपको बेवकूफ बना रहे हो, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, आप उल्टे फंस जा रहे हो। तो कभी लीड क्वेश्चन नहीं करना है उससे पहले, उसकी सुनो, फिर आपको काउंटर में क्वेश्चन करना है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई, तुम्हारा लड़का पकड़ा गया, तो फोन कट करके अपने लड़के को डायरेक्ट फोन कर लो। हाँ बिल्कुल सही है। एक मेरे दोस्त है पत्रकार, उन्होंने पैसे डाल दिए होते, उनकी पत्नी बोली, मुगल सराय की बता रहा हूँ, कि सर से बात करो ना। तो हमने अभी लड़के से अपने पूछे कहाँ है, मैं तो जान रहा हूँ कि साइबर क्राइम में। बोले नहीं, तुम आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई, लगाइए लड़के को फोन। तो लड़का कह रहा बता पापा कोई बात है क्या, मैं मीटिंग में हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं बेटा। बोले सर मैं तो डाल दिया हो, तो 1 लाख मांग रहा था, मेरे पास थे ही नहीं 1 लाख, 50 से तो मैं 50 ही डालने वाला था उसको, भाई 50 में ही छोड़ दो। और सबसे अच्छा सामान्य तरीका, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में हेल्प ले लो। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगर आपकी बायोपिक बने तो कौन निभाएगा आपका रोल, रणवीर सिंह या जॉन अब्राहम? मुझे जो लगता है मेरी हाइट और उसके अकॉर्डिंग, अगर विनोद खन्ना साहब होते तो विनोद खन्ना साहब, और नहीं है तो आज के टाइम के कैरेक्टर्स में मुझे जो लगता है अभिषेक बच्चन, अजय देवगन। अच्छा, बाकी शॉर्ट हाइट है ना सब। अब देखो वो जमाना नहीं रहा कि आपने एक नाम के ऊपर फिल्म बनाई, लोग गूगल कर लेंगे तुरंत, फिर देखेंगे यार ये तो बहुत टॉल हैंडसम सा आदमी, आपने इतने छोटे आदमी को हीरो बना दिया। तो कहाँ से शुरू होगी आपकी बायोपिक की कहानी, शुरू कहाँ से होगी? तो कभी बनेगी तो शायद किसी एक एनकाउंटर के सीन से शुरू होगी। अगर दोबारा करियर चुनने का मौका मिले तो फिर क्या, फिर से पुलिस अफसर बनेंगे या फुल टाइम फिल्म एक्टर? फिल्म एक्टर तो अपने लिए जीता है, हाँ, समझ गए ना, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं तो लोगों के लिए जीना पसंद करूंगा, तो मैं फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर पुलिस अफसर बनना पसंद करूंगा। बिल्कुल सही है। एनकाउंटर से पहले दिमाग में क्या चलता है, मिशन को पूरा करना है या कहीं गोली ज्यादा न चल जाए, गिनती रखनी है उसकी? नहीं, पहले अपने टीम की सुरक्षा, और हर हाल में कैसे इसे कंट्रोल करना है, और कोई पब्लिक को भी नुकसान ना हो, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि हम ट्रेंड सोल्जर हैं, हम किसी चीज के लिए बनाए गए हैं, हम कोई क्राइम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें चलती हैं कि भूल से भी भूल ना हो। अगर आपको बॉलीवुड में डेब्यू करना है
तो कौन से डायरेक्टर को चुनेंगे, रोहित शेट्टी या अनुराग कश्यप? रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी एकदम वो स्लोमो नहीं वो अलग, उस बंदे में कुछ बात है, अलग है। अनुराग कश्यप टाइप्ड हो गए ना, एक तरीके की वो एक उनका अलग टाइप का। तो रोहित शेट्टी इतनी सारी पुलिस पे, ज़्यादातर मूवीज़ उनकी पुलिस पे होती है, तो एक फिल्मों में पुलिस के काम करने का स्टाइल होता है, एक आपका ओरिजिनल काम करने का स्टाइल, कितना मैच करता है या एकदम अलग अलग होता है दोनों? नहीं, कुछ चीज़ों में बहुत मैच होता है। जैसे मैंने आपको बताया उनकी फिल्मों में गाड़ियाँ टकराती लड़ती हैं, जैसे मैंने एक आपको इनकाउंटर वाला बताया, गाड़ी उड़ जा रही, साइकिल वाला उड़ जा रहा है, गाड़ी टकरा रही, मेरी टकरा रही, तो वो बस इसमें रियल में चंद सेकंडों में हो जाता है, उसमें कई मिनट तक चलता है। थोड़ी ज़्यादा ऊपर जाती है गाड़ी नहीं। बिल्कुल सही है। अब यूथ को सबसे एकदम मतलब आज का यूथ जो है वो बहुत सारे करियर ऑप्शंस तलाशता है, तो गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब हो गई, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। और तो क्या संदेश है, कैसी पढ़ाई लिखाई करनी है, क्या सोचना है और करियर कैसे तलाशना है, क्या करना है, इसके बारे में एक थोड़ा संदेश यूथ को दीजिए। एक कैरियर तो तलाश है यूथ को। पहले मैं जो बता रहा हूँ कि बहुत सोसाइटी में एक नेगेटिव चीज़ आ गई है, लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपको भी उसी एज में जाना है, आप भी फिर वहीं जाओगे, है ना। ये संस्कारों की कहीं कमी आ रही, तो मैं कहूँगा भाई एक हाथ में साइंस रखो, एक में संस्कार रखो, संस्कार मत अपने छोड़ो। और जब बच्चा बीमार होता है तो अगर लगे कि डॉक्टर कहेगा कि इतने लाख लगने हैं, तुम्हारी संपत्ति सब बिक जाएगी, बाप एक सेकंड भी नहीं सोचेगा, सारी बेच डालेगा। वहीं अगर बुजुर्ग पिता को बीमार है तो लड़के इस बात पे नहीं इलाज कराते कि इनको तो मरना ही है। तो ये हमारी बहुत नकारात्मकता हमारे समाज में डेवलप हो रही, जो ऐसे हमारे कल्चर में नहीं है। तो मैं यूथ से कहूँगा सारी नौकरी अच्छी हैं, पॉजिटिव सकारात्मक से करिए कि हम देश को क्या कर सकते हैं, देश को क्या दे सकते हैं। नौकरी अपने लिए मत करिए कि मुझे ये बंगलो मिलेगा, मेरा ये जलवा होगा, मुझे ये गाड़ी मिलेगी। स्टूडेंट लाइफ आपने आराम से जी ली, अब आपको कंट्रीब्यूट करना है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। वो सोच के, वो सोच बहुत कम हो गई लोगों में। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि वो उस सोच के साथ आए, पहले देश, फिर प्रदेश, फिर जिला, फिर आपका घर। अभी उल्टा है कि अपनी जेब, अपना घर, फिर वो। तो उस सोच के साथ आगे बढ़े। तो इतना एनर्जी, इतने सारे काम और समाज सेवा, पुलिसिंग और फैमिली, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है इन सब चीज़ों के लिए? देखिए कई बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी टकराती हैं जो बड़ी आपकी लाइफ में छाप छोड़ जाती हैं। मेरे एक यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, उनके भाई को शेर व शायरी करते थे, तो मैं भी बैठे उनसे सुनता रहता था। तो मुझे उनके 2 शेर बहुत पसंद आए, तो सारे लोग चले गए, बाद में मैंने उनसे अर्थ पूछा और वो वाकई में इतने जीवन में सार्थक लाइन है वो, जैसे कबीर जी की लाइन है ना, वैसी उनकी भी सार्थक लाइन है। एक उनका शेर था, हुआबे बहर को देखो किस कदर सर उठाता है, तकब्बर बुरी सह पल में टूट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि समुंदर की झाग से जब बुलबुला उठता है तो सोचता समुंदर से ऊपर है, लेकिन उसका जीवन कितना है, 2 से 4 सेकंड का, खत्म। तो अर्थ ये हुआ कि इंसानों में इंसान बने रहो, अपने को बहुत बड़े अति मानव या बहुत बड़े सेलिब्रिटी या बहुत बड़े पुलिस अफसर समझने की गलती मत करो। सबके साथ डाउन टू अर्थ, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार, जो जैसा देश वैसा भेष। दूसरा उन्होंने कहा जीवन में संघर्ष करते रहना, लोग बहुत मजे लेंगे तुम्हारे, लेकिन कभी नहीं डरना। उस पर भी उन्होंने एक शेर कहा था, तूफान कर रहा था मेरी अज़्म का तबाफ, वो समझे कश्ती भंवर में है। मतलब समुंदर में तूफान आ गया, मेरी कश्ती फंसी, किनारे वाले लुंगी बटोर के बैठे हैं कि सरवा अब डूबेगा, अब डूबेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता ये तो माहिर खिलाड़ी है, लहरों से खेल रहा है और निकल जाएगा। तो कभी घबराना नहीं, कोई भी जीवन में मौका आए उसको इसी अंदाज में लेना। तो कभी घबराया नहीं मैं, कितनी भी कोई विविधा आई हो एकदम उसे स्वीकार किया और एक्सेप्ट करके, जैसे कहते हैं ना, चैलेंज के रूप में लिया। ना का कोई कॉलम नहीं मेरी लाइफ में। क्या बात है। कश्ती वाला शायरी आपने सुनाया तो कश्ती वाली मेरी एक शायरी याद आ गई। एक कश्ती जो फंसी भंवर में, देख कोई मुस्काता है, मुस्काने वाला नाविक भी इसी भंवर में आता है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारी बातें हुई सर के साथ, बहुत मज़ा आया सर आपके रियल लाइफ स्टोरीज को सुन के, बहुत इंस्पिरेशंस भी मिली और ऐसी बातें जो ऐसा लगता है कि हम पूरी की पूरी मूवी देख रहे थे इस पूरे पॉडकास्ट में। तो बड़ा ही मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पॉडकास्ट बड़ा मज़ेदार लगा होगा। सर के लिए, रियल लाइफ सिंघम के लिए अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। फिलहाल इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में अगले मेहमान के साथ किसी नए वीडियो में।